जितने भी हमारे आने वाले पेपर हैं उसके लिए जो हमने एक सीरीज चलाई है, हमारी प्रीवियस पेपर की एक सीरीज है, जिसमें जो पिछले पेपर है उन सबको हम अपना पूरी तरह से सोल्व करते हुए चलते हैं और जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसे पूरी डिटेल में सोल्व करते हैं। उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करते हैं। ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप अभी इससे नहीं जुड़े, आप जुड़ो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वाले पेपर में अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा को किसने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। अर्थात महादेवी वर्मा को किसने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। ऑप्शन दे दिए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन द्वारा। तो आपको जो याद रखना है महादेवी वर्मा के बारे में, कि महादेवी वर्मा को हम जो बोलते हैं आधुनिक युग की मीरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है महादेवी वर्मा को। जबकि याद रखना हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी इन्हें ही बोला जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। इनका जन्म कब हुआ तो बताना। 1907 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1987 में इनकी मृत्यु हुई। तो जन्म और मृत्यु दोनों इनका कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो इनका संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से। अब बात कर लेते हैं इनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में। महादेवी वर्मा की जो उपलब्धियां हैं, जैसे इन्हें 1982 में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए तो बताना। यामा रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा ने यामा रचना कब लिखी थी तो बताना। 1936 में महादेवी वर्मा द्वारा यामा लिखी गई थी। जब इस यामा को कब पुरस्कार दिया गया तो बताना। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो हिंदी साहित्य का हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में, बताना इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961। और पहली बार जो दिया गया था 1965 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में अन्य उपलब्धि। तो इन्हें कुछ पुरस्कार दिए गए, जैसे आपको याद रखना है 1942 में 42 में महादेवी वर्मा को द्विवेदी पुरस्कार दिया गया है। द्विवेदी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, उससे अलग जो आपको याद रखना है 1943 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया। भारत भारती पुरस्कार दिया गया। जबकि 1988 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 1988 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार है इनके जो उपलब्धियां हैं। अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा को किसने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था तो याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा इन्हें क्या बोला गया था? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती बोला गया था। अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में अन्य जो इनकी उपलब्धि रही है। ये भी आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी साहित्य की पहली महिला भी महादेवी वर्मा जी ही थी। अब बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं। जैसे इनकी पहली रचना पूछी जाए कौन सी है तो बताना। निहार इनकी पहली रचना है। निहार के बाद दूसरी आती है आपकी रश्मि, दूसरी रश्मि। उसके बाद निर्जा। इनका क्रम भी पूछा जाता है, हमारे ग्रुप सी के पेपर में इनका क्रम भी पूछा गया था, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना दीप शिखा। दीप शिखा। दीप शिखा के बाद इनकी महत्वपूर्ण रचना यामा, कब लिखी गई? 1936 में। उसके बाद आता आपका प्रथम आयाम रचना है, यहां पे लिख देते हैं प्रथम आयाम। उसके बाद कुछ इनकी बाल कविताएं हैं जो बच्चों के बारे में लिखी गई है। जैसे ठाकुर जी भोले हैं, ठाकुर जी भोले महत्वपूर्ण इनकी बाल कथा है, आपको याद रखना बाल कविता। उसके बाद आज खरीदेंगे हम ज्वाला, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, हम ज्वाला। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं कम ही होते हैं। एक इनकी कहानी भी याद रखना, कई बार पूछी गई है, गिल्लू।
कई बार एग्जाम में पूछी गई है। किनकी कहानी है? तो महादेवी वर्मा जी की कहानियां। ये उपलब्धियां हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाती है, महादेवी वर्मा से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है, जो भी अपना क्वेश्चन हो उसे पूरा अपना विस्तार पूर्वक कंप्लीट करो। तो ये जो बोला गया था हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसके द्वारा बोला गया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते, जो हमारा दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया हमारा, सरकार का जो ऑर्डर होता है किस पत्र में होता है? सरकार जो अपने ऑर्डर देती है किस पत्र के माध्यम से देती है? पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दिया गया कार्यालय आदेश, ऐसा नहीं है, कार्यालय आदेश तो कार्यालय तक ही सीमित होता है। दूसरा दिया गया अधिसूचना पत्र, उसके बाद अर्ध सरकारी, उसके बाद आवेदन पत्र। तो देखो आवेदन नहीं होना, अर्ध सरकारी का एक काम नहीं होता, कार्यालय पत्र कार्यालय तक सीमित होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना पत्र। इसमें सरकार का क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है इसमें देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य बनाना है, सरल वाक्य बताना है जो हमारा ये बोला गया है। जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य बताना है। क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा, आपको याद रखना है, रचना के आधार पर वाक्य भेद से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं, आपको याद रखना। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। तो सरल, संयुक्त, मिश्र किसके होते हैं? तो बताना रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं। अगर हम इस वाक्य की बात करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं, तो ये वाक्य बनेगा हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, इसी वाक्य की बात कर लेते हैं, ये मिश्र वाक्य है। अब पूछा गया मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना है। अब सरल वाक्य की परिभाषा अगर आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लेना हमेशा के लिए, कि सरल वाक्य में क्या होगा? एक क्रिया होती है, सिर्फ एक क्रिया होती है। ठीक है, कर्ता कितने भी हो सकते हैं, कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होगी। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से निकाल के लाओ किसमें सिर्फ एक क्रिया की बात की गई है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं जो दिया गया है, जो कवि होते हैं, कोमा लगा दिया, वे लोकप्रिय होते हैं, डबल हो गया, वाक्य भी 2 हो गए, छोड़ दो। उसके बाद आगे क्या लिखा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। दूसरा ये दिया गया है, अगले देखो, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, अलग अलग हो गए। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। बताइए कौन सा आंसर बना? तो सरल वाक्य की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एक क्रिया होती है, कर्ता हो सकते हैं अनेक। तो आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, तो ये पहचान है इनकी, याद रखना। सरल वाक्य क्या पहचान होती है? इसमें एक ही क्रिया आती है, कर्ता एक से अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। हम वाक्य लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हो, देखो, सोहन और मोहन दिल्ली गए। अब देखो यहां पे क्या है, एक सोहन है, ये भी करता है, एक मोहन है, ये भी आपका करता है, लेकिन दिल्ली जाना, दिल्ली गए, ये क्या है हमारा? एक क्रिया है। ठीक है, एक ही क्रिया है, जबकि कर्ता क्या है? 2 है, और से भी जुड़े हैं, तो इस और का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। ठीक है, बस आपको याद रखना, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, क्रिया क्या होगी? एक ही होगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, और इसमें क्या दिया है? आसान क्वेश्चन पूछा है। मैं अपने आप मतलब स्वयं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम के भेद पूछे जाए कितने होते हैं? तो कंठस्थ होने चाहिए, 6 होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? तो आपको याद रखना है 6 भेद होते हैं। जबकि सर्वनाम की अगर संख्या पूछी जाए तो बताना सर संख्या होती है 11, भेद 6, संख्या 11। ठीक है, अब क्या बात कर लेते हैं जो इसमें दिया गया है, मैं अपने आप, अपने आप अर्थात स्वयं, खुद,
निजवाचक। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। न प्रश्नवाचक, न निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। हाँ, तो निजवाचक के बारे में बोला गया, निश्चय नहीं है, निजवाचक है, अपने आप, अपना स्वयं, अपना निजी। ठीक है, उसके बाद संबंधवाचक, संबंध की कोई बात नहीं की गई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्या दिया गया है, उपवाक्य पहचानना है। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब देखो उपवाक्य है, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, और इतना छोटा टॉपिक है ना ये उपवाक्य वाला, कि आप चाहो इसे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और हमेशा के लिए आप इसे समाप्त कर सकते हो। बस ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हो, और शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इस वजह से आप इसमें थोड़ा फंस सकते हो। बाकी फंसने वाली कुछ भी कंडीशन नहीं होती। तो आपको याद रखना, जब कभी पूछा जाए उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? उपवाक्य के भेद 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला लिख देते हैं। एक होता हमारा संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आप हमेशा के लिए याद रखना कि जब कभी भी किसी भी वाक्य में शब्द आ जाए कि, जैसे सोहन जानता है कि वह नहीं आएगा, तो की शब्द आया हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। विशेषण उपवाक्य की क्या पहचान होगी? इसमें आएंगे जैसा शब्द, जैसा, उसके बाद जो, उसके बाद जितना, और जिसका। ये शब्द आपको मिल जाए, हमारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आंख बंद करके आप आंसर लगा देना जो हमारे क्वेश्चन में ही पूछा है जो। अब बात कर लेते हैं क्रिया में, जो क्रिया विशेषण में पूछे जाते हैं उपवाक्य। इसमें क्या आएगा? आएगा आपका जब, जब के बाद आएगा जहां, जहां के बाद आएगा ज्यों, ज्यों त्यों वाला, और उसके बाद आएगा जिधर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, यही टॉपिक होता है हमारा उपवाक्य का, इसके बाहर कुछ नहीं होता। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं, और इस तरह से पहचान के लिए शब्द आते हैं। संज्ञा में की आता है, विशेषण में जैसा, जो, जितना, जिसका आता है, जबकि क्रिया विशेषण में जब, जहां, ज्यों और जिधर आता है। ये पहचान है इनकी, हमेशा के लिए आप चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं उपवाक्य पहचानने के लिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण उपवाक्य है, जो से हमने क्वेश्चन को पहचान लिया है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगला। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? बस थी बताना है। चूड़ी अच्छी थी में थी हमारा कौन सी क्रिया होगा? यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, और क्वेश्चन पूछा गया हमारा क्रिया से। क्रिया के बारे में जो आपको याद रखना है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप, तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। क्या कहलाता है? धातु। धातु के होते हैं हमारे 2 भेद। कौन कौन से? यौगिक, जो किसी के योग से मिलकर बने हुए होते हैं, और दूसरा होता है मौलिक, जो अपने मूल रूप में होते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। और धातु के कितने भेद होते हैं? 2, यौगिक और मौलिक। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी हमारी क्रिया होगी? तो बताना ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा, योजक क्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य कोई क्रिया नहीं होगी। कौन सी होगी? योजक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कितना आसान क्वेश्चन है, यदि आपने अपने प्रैक्टिस सेट करे होंगे पिछले, तो आप इस क्वेश्चन की आराम से धूल उड़ा सकते हो। क्या पूछा गया है इसमें? पदबंध पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध के बारे में अभी उपवाक्य पढ़े थे, पदबंध से एक ही साथ आ गए, एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन आ गए। पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो बताना सर, पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना, एक होता हमारा संज्ञा पदबंध, संज्ञा उपवाक्य भी होता है, पदबंध में भी आता है। दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, तीसरा होता है विशेषण। तीनों को एक साथ जोड़ देना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। उसके बाद लाना क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, और लास्ट हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब आप देख लो, जो बाहर होगा उसे आप बाहर कर सकते हो। कौन सा बनेगा हमारा?
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। ये हमारे पदबंध का भेद नहीं होता, अव्यय पदबंध नहीं होते। पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आपको बताना है क्या पूछा गया है, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं होगा? कौन सा है जो हमारा असुर का पर्यायवाची नहीं होगा? अब याद रखना, ये राक्षस का पूछा गया, असुर राक्षस ही होता है, तो इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे दनुज, याद रखना, दनुज के बाद दानव, दनुज दानव दैत्य, एक साथ जोड़ देना, दनुज दानव दैत्य। उसके बाद नेक्स्ट सुरारी, उसके बाद आपको याद रखना इंद्रारी, सुरारी इंद्रारी एक साथ जोड़ देना, धनुष दानव दैत्य जोड़ देना। उसके बाद आएगा यातुधान, ठीक है। उसके बाद रात में चलने के कारण तमीचर, उसके बाद और रजनीचर। अब जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी तमीचर, ये भी सही है। सुरारी भी होता है, यतुधान भी होता है, तो होता कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं होता, ठीक है। ध्रुम केतु नहीं होता है, ये हमारा आग का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। राक्षस के पर्यायवाची कंठस्थ होने जरूरी है, पर्यायवाची अपने, तो धनुष दानव दैत्य सुरारी इंद्रारी, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विलोम शब्द पूछा है, बिना टाइम लिए आपको आंसर बताना है। सुसुप्ति, अब देखो बिल्कुल इस तरह वाले प्रैक्टिस सेट होने वाले अपने जो हमारे एग्जाम में आते हैं। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आप क्वेश्चन करो और आप 20 में से 20 करके चले जाओ और पता चला एग्जाम में आपके 5, 7, 8, 10 ही बने। अपने जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब सिलेक्टेड होते हैं और सब एग्जाम में आए हुए ही होते हैं, जो अच्छे वाले होते हैं। उसमें कोई मेरा ये पूछना नहीं है कि मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताओ आदमी में कौन सी संख्या होगी, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके फिर चौड़े हो गए, उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। वो एग्जाम में आने वाला, और एग्जाम में आएगा तो उसे 100% सभी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, जो आए हैं। सुसुप्ति का विलोम बताओ जो होता है, तो सुसुप्ति का विलोम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जागृति, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये पर्यायवाची में भी बहुत देखने को मिलेगा। इसमें एक अली पूछा है, दूसरा छोटी मात्रा के साथ अली। उपयुक्त में से बिल्कुल सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। शब्द युग्म बोलते हैं इसे, और शब्द युग्म हमारे टॉपिक में है। अली और अली दोनों का, सेना बानर, केशव भ्रमर, सखी उद्धव, और उसके बाद सखी भ्रमर, तो क्या होगा? अब देखो याद रखना है, जो हमारा भोरा होता है, भ्रमर बोलते हैं जिसे, तो ये होता है हमारा अली, छोटी मात्रा के साथ वाला। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और जो बड़ी मात्रा के साथ होता है, ये हमारी सखी सहेली का होता है, ठीक है, जो फ्रेंड होती है, सहेली सखी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। मात्राओं का हेरफेर है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ये हमारा नया टॉपिक है जो अब हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है आधुनिक वाले में। इसका आंसर आपको बताना है, क्या दिया गया है? शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा शुद्ध वाक्य जो आपको लग रहा है? देखो, उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था। अब देखो प्रातःकाल अपने आप में क्या होता है, ठीक है, समय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप काट दो, बिल्कुल गलत दिया गया है। अब निकाल के लाओ जो दिया गया है बी और सी या डी में से। उस वन में सुबह का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अगला देखते हैं, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। इसमें सुबह का दृश्य, इसमें प्रातःकाल का दृश्य है, इतना ही अंतर है ना। उसके बाद देखते हैं, उस वन में सवेरा, सवेरा काट दो। अब बताना बी या सी में से आंसर है, कौन सा आपको लगता है कि हमारा एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। होना इन दो में से या तो बी होगा या सी होगा, आप बताओ कौन सा आपको लगता है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ आए हुए हैं, सब रिपीट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे पीसीएस में आते रहते थे, वही क्वेश्चन अब हमारे ग्रुप सी में आने लगते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ना कि सुबह का दृश्य। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, आपको बताना है इसमें क्या दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या पूछा गया है? वाक्यांश क्वेश्चन है, और क्या दिया गया है? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। जब कोई हम पाप कर देते हैं उसके लिए जो दंड पाते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपने पहले भी देखे होंगे,
तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या होता है बताओ। ऑप्शन बता देता हूं, देखो एक चीज बता देता हूं, प्रताड़ना नहीं होगा, हार मान लेना नहीं होगा, बी या सी में से उठा के लाने हैं। आप कैसी कंडीशन में फंसे हो, आप इसका आंसर बता दो। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, जो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये होता है प्रायश्चित। और पश्चाताप क्या होता है, तो पश्चाताप को आपको याद रखना, ये होता है कोई पाप या गलती आपने कर दी है, कोई पाप आपने कर दिया, तो उसके लिए जो आप खेद व्यक्त करते हो, ठीक है, तो वो होता है पश्चाताप, खेद व्यक्त करना। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। आप दोनों में अंतर देख सकते हो किस तरह से। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे शब्द युग्म में भी आते हैं, जो हमने अभी अली और अली पढ़ा है। बस आपको व्यवस्था के साथ पढ़ना है, चौकन्ना पढ़ना है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी से आपके सामने है, आप बताओ कौन सा हमारा आंसर सही होने वाला है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, अभ्यस्त बताना है कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी तो दूर दूर तक नहीं होना, डी भी नहीं होना। अब बताओ ए या सी में से कौन सा होगा जो आपको लगता है अभ्यस्त हमारा शुद्ध रूप होता है। तो अभ्यस्त जो होता है हमारा, अभ्यस्त होता है तय होता है, ना कि थय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आंसर बताना है। क्या दिया गया है इसमें, पांचवा लड़का, कौन से नंबर का है, पांचवा लड़का चला गया। इस वाक्य में विशेषण की पहचान करें, बताइए। पांचवा लड़का चला गया, इसमें आपको विशेषण की वो करनी है। पहला दिया गया गणनावाचक। देखो जब कभी भी गणना करते हैं तो हम कैसे करते हैं, गणना करते हैं एक, ऐसी तो गिनती करते हैं, 1 2 3, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट करेंगे 20 50 100 150 250। तो ये तो हम गणना करते हुए जा रहे हैं, संख्या गिनते हुए जा रहे हैं, गणना। क्रम, क्रम कैसा लगाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये हम क्रम लगाते हैं। और ये पूछा गया पांचवा, ठीक है, आंसर मिल गया होगा। क्या हो जाएगा हमारा, क्रमवाचक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तो सर आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति होती है मेरे भाई, जैसा बोलते हैं हम 2 गुना, ठीक है, 3 गुना। जब बात होगी गुने की तो क्या हो जाता है हमारा, आवृत्ति हो जाती है। तो सर बचा क्या अपना समूह। समूह कैसा होता है, समूह लगाते हैं हम इस तरह से, देखो जैसे दोनों बन गया समूह, चारों, ठीक है, या बोल देंगे सब बैठकर पढ़ाई करें तो सब, ये बने हैं समूहवाचक। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। आगे से अगर भी क्वेश्चन विशेषण से आ जाए तो आप गलत मत करना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक। और संख्यावाचक में भी जब हम पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक, तो होते हैं उसके 5 भेद। उसमें से ये आते हैं एक गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, और उसके बाद एक और आता हमारा प्रत्येकवाचक। तो वो 5वां हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आपके सामने जितने भी क्वेश्चन होंगे सब लेटेस्ट होंगे, और करने के बाद अगर बाहर चले जाए उसके बाद आप बता देना जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इसका क्या आंसर होगा। आपने ये भले ही पढ़ा होगा कि चाकू का बहुवचन क्या होगा, आपको पता होगा, कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, वैसे अपना आ गया। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी, देखो इसमें दिया है चाकू शब्द का बहुवचन बताना है। चाकू शब्द क्या होता है, सदैव बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन। तो आपको याद रखना है ऐसे शब्द जो हमारे हमेशा बहुवचन होते हैं, ऐसे शब्द जो हमारे हमेशा बहुवचन होते हैं, आपको याद रखना। जैसे होता है पहला हस्ताक्षर, जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर हमारा हमेशा बहुवचन आएगा। उसके बाद समाचार, समाचार शब्द हमारा हमेशा बहुवचन होगा। दर्शन हमेशा बहुवचन है। प्राण हमेशा बहुवचन है। दाम हमेशा बहुवचन है। उसके बाद शब्द आता अक्षत, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, आपको याद रखना, हमेशा बहुवचन है। उसके बाद जो व्यक्ति होते हैं लोग, हमेशा बहुवचन है। होश, उड़ गए वाला होश, होश हमेशा बहुवचन है। उसके बाद बाल हमेशा बहुवचन है, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे हैं। आंसू एक शब्द तो रह गया, आंसू, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। और जो दिया गया है, जो क्वेश्चन में पूछा है चाकू।
तो ऐसे शब्द दिए गए हैं ये जो क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। कभी भी मिल जाए तो ये इनका कभी बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, बहुवचन होते हैं। आप बोल के भी देख सकते हो, जैसे आंसू एक तो नहीं है, बहुवचन में होंगे, लोग बहुवचन में, अक्षत, दाम, प्राण, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, सब क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पूछा गया हमारा कारक से, राम सीता से सुंदर है। अब बताइए इसमें कौन सा हमारा कारक होगा। अगर आपको पता है तो ये तुलना कर दी गई है, और आप बता सकते हो कि किस कारक में हमारी तुलना होती है। बात कर लेते हैं तुलना के बारे में। जब कभी भी तुलना कर दी जाए किसी से तो कौन सा कारक हो जाता है हमारा, राम सीता से सुंदर है। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा अपादान कारक। कौन सा बन जाएगा, अपादान कारक। बात कर लेते हैं अगर होता हमारा करण कारक, तो इसमें क्या होता है, एक साधन का बोध होता है। क्या होता है, साधन का बोध होता है। उसके बाद जो दिया गया है संप्रदान, इसमें क्या होता है, संप्रदान में कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है। ठीक है, जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए तो क्या हो जाएगा हमारा संप्रदान। उसके बाद संबंध में, तो संबंध दर्शाए जाते हैं। तो याद रखना है कि जब कभी भी तुलना का बोध हो, राम सीता से सुंदर है, या होता प्रेम का भाव, इसमें याद रखना किस किस का होता है, प्रेम का भाव होता है अपादान में। उसके बाद घृणा का होता है, नेक्स्ट दूरी का होता है, डर का होता है। सही है, प्रेम, घृणा, दूरी, डर, लज्जा, तो ये जो शब्द होते हैं किसमें होते हैं, सब हमारे अपादान में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कारक के बारे में जो आपको याद रखना है, जो हमारे कारक होते हैं इसके कितने भेद पूछे गए हैं या कितने होते हैं, तो इसके 8 भेद होते हैं। जबकि आपको याद रखना एक व्यक्ति होते हैं किशोरी दास वाजपेयी, क्या नाम है, किशोरी दास वाजपेयी नाम है इनका। किशोरी दास वाजपेयी के आधार पर कारकों की कितनी संख्या है, कितने भेद होते हैं, तो बताना इनके आधार पर कारकों के 6 भेद होते हैं। जबकि एक चीज और आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता रहता है कि सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं। तो कारक से ये चीजें हैं महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा गया है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश के बारे में बताना है, किस अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये भी हमारा नया टॉपिक है जो अब जोड़ा गया है। तो ब्रज भाषा के बारे में जो आपको याद रखना है कि ब्रज भाषा को और किस नाम से जानते हैं, तो बताना ब्रज भाषा को हम कहते हैं काव्य की भाषा। क्या बोलते हैं ब्रज भाषा को, काव्य की भाषा, काव्य की भाषा। पहले तो एक चीज याद रखना, देखो इसमें क्या लिखा है, ब्रज भाषा, ये भाषा नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। तो सर ये क्या है, तो ब्रज एक बोली है। ब्रज क्या है, बोली है, ना कि भाषा है। जबकि इसके नाम पर लिखा हुआ था भाषा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा हो चुका है, लगभग 4.5 करोड़ भारत में बोली जाती है जनसंख्या के आधार पर। इस कारण हमने इसे बोली से बढ़ाकर भाषा का रूप दिया। जबकि ब्रज है बोली, बोलते हैं ब्रज भाषा, अन्य नाम काव्य की भाषा है इसका। और क्या बोलते हैं इसे, तो बोला इसे अंतर्वेदी भाषा भी बोलते हैं, अंतर्वेदी भाषा। और कुछ नाम इसके, तो याद रखना जितनी भी हमारी बोली है, भाषा की बात नहीं हो रही है, बोली की बात हो रही है, जितनी भी हमारी बोली है उसमें सबसे प्राचीन बोली है, जितनी भी हमारी बोली है उसमें सबसे प्राचीन बोली है। ठीक, तो बात कर लेते हैं जो दिया गया है, किस इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अपभ्रंश है शोरसेनी अपभ्रंश, इसी के अंतर्गत ये जन्मी है। क्योंकि शोरसेनी अपभ्रंश में जो हमारी भाषाएं जन्मी है उनका नाम याद रखना, पराग के नाम से ट्रिक है उसकी, पराग। अब पैसे क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हो गया। उसके बाद रासा राजस्थानी, राजस्थानी, और गैस हो जाएगा हमारा गुजराती। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। पराग शोरसेनी अपभ्रंश में आएगा, और जो पश्चिमी हिंदी होती है इसके अंदर हमारी 5 बोलियां आती है, उसमें एक ब्रज भी आती है। सही है, आपको ये चीज याद रखते हुए चलना है। जैसे आएंगी कौन कौन सी हमारी पश्चिमी हिंदी में,
एक आएगी आपकी खड़ी बोली, ठीक है। उसके बाद आएगी दूसरी ब्रज भाषा, हरियाणवी आती है, ये भी याद रखना। 5 आएंगी इसमें। बुंदेली, कितनी होगी टोटल? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और एक बची है कौन सी? कन्नौजी, जो कन्नौज वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। तो क्या हो गया हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी अपना पूरी डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं। जो हमारा टारगेट है, एक आपके सामने मुहावरा आएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपका बाहर चला जाए। इसकी भी गारंटी होगी कि 20 नंबर की आएगी हिंदी तो 20 नंबर यहीं से आएंगे, इसके बाहर आने वाले भी नहीं है। क्वेश्चन देखो जो दिया गया है, मुहावरा पूछा है, क्या दिया गया है? टाट उलटना मुहावरे का शब्द बताना है। जो हमारे मुहावरे होते हैं ये हमारा कौन सी भाषा का शब्द है? तो बताना मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। और जो मुहावरे होते हैं हमारे क्या होते हैं? तो बताना सर ये हमारे वाक्य का एक अंश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य का अंश होते हैं। अब टाट उलटना अगर पढ़ा होगा तो क्लियर है, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिवाला निकलना, टाट उलटना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्या दिया गया हमारा? निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। बड़माला से क्वेश्चन है। जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं सभी टॉपिकों से अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अपना उठा लेते हैं। अब इसमें जो दिया गया है, क्या पूछा है? पार्श्विक व्यंजन बताना है, कौन सा है? तो जो ऑप्शन है हमारा सी, लय हमारा क्या होता है? तो बताना ये एक तो हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन, सही है। और उच्चारण के आधार पर ये हमारा दंत होता है, ये भी याद रखना। अब बात कर लेते हैं सर पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा बता दो हमें। तो आपको याद रखना पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख में वायु का प्रवाह रुक जाए, ठीक है। जिसका उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह रुक जाए, जैसा आप बोलोगे ले तो मुंह खुलेगा, खुला रह जाएगा, जो हमारी वायु है उसका प्रभाव वहीं पर रुक जाता है। इसी कारण हम ले को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और इससे अलग उच्चारण के आधार पर यह दंत होता है। और ये आता किसके अंतर्गत है? तो ये हमारे जो हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या हमारी 4 होती है, यह, रे, ले और वे, उसके अंदर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बना हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर बना। चीजें आप देखते हुए चल सकते हो, कुछ चीज अगर आपको बच्चों वाली लगती है आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक आया हमारा अलंकार से। क्या दिया गया अलंकार के बारे में? 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। उपयुक्त में अलंकार बताना हमें, कौन सा अलंकार हमारा होने वाला है? अनुप्रास अलंकार। अगर बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा होती है, इसमें क्या होता है? व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमारा? चिपका हुआ, ठीक है। क्या होता है? चिपका हुआ। और इसमें क्या होता है? एक शब्द आता है, एक शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ भिन्न होते हैं, बहुत ज्यादा अर्थ होते हैं उसके। जबकि यमक में क्या होता है? तो यमक की होती है, इसमें हमारे 2 शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहां पे देखो, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अन्योक्ति होगा, जहां अन्य की किसी दूसरे की मतलब अन्य की उक्ति हो, वहां पे हो जाता है अन्योक्ति अलंकार। तो ये अलंकार है, इनकी परिभाषाएं आती है, आपको याद रखना है। अलंकार के बारे में जो चीजें आप जानना चाहते हो बता देता हूं मैं आपको कि पूछा जाए अलंकार के संस्थापक। अलंकार का संस्थापक किसे बोला जाता है? तो अलंकार का संस्थापक आते हैं हमारे आचार्य वामन। उसके बाद नेक्स्ट अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति। तो अलंकार की परिभाषा दी है आचार्य दंडी नामक व्यक्ति ने। अलग अलग हैं दोनों व्यक्ति। अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं? या अलंकार का सम्राट या अलंकार का सुल्तान। सम्राट, अलंकारवादी कवि और सुल्तान सब किसे बोला गया? केशव दास को। किसे बोला गया? सब केशव
दास को बोला गया है। ठीक है, याद रखना। इससे अलग जो चीजें हैं आपको याद रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे आते चले जाएंगे हम अपना कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद 5 होते हैं, श्लेष अलंकार के भेद 2 होते हैं, उसके बाद यमक अलंकार के भेद 3 होते हैं, अन्योक्ति का कोई भेद नहीं होता। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। लिंग की पहचान किस शब्द से होती है आपको याद रखना है। जो हम लिंग की पहचान करते हैं, जो हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, तो लिंग की जो हमारी पहचान होती है, तो लिंग की पहचान होती है सर हमारी संज्ञा शब्द से। ठीक है, और सर संज्ञा के बाद अगर करना चाहे तो आप थोड़ा बहुत क्रिया से कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो हमारा 100% आंसर क्या माना जाएगा, संज्ञा माना जाएगा। जबकि हो क्रिया से भी जाती है लेकिन मेन संज्ञा होती है। तो लिंग की पहचान किससे होती है, संज्ञा से होती है। उसके बाद हिंदी में कितने होते हैं लिंग के भेद, तो बताना हिंदी में होते हैं 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में पूछे जाए कितने होते हैं, तो बताना संस्कृत में होते हैं 3, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है विद्वान का स्त्रीलिंग। ये आपका 20वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप देते हो उतनी ईमानदारी के साथ जितनी ईमानदारी के साथ मैं आपके सारे क्वेश्चन विस्तार पूर्वक सोल्व कराता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।